तो ये थी हमारे पास नॉर्मल असेसमेंट। अब नॉर्मल असेसमेंट के बाद ना हमारे पास सेकंड आती है, ये हमारी कहलाती है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। कौन सी कहलाती है? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कौन करेगा? रिमेंबर, जो हमारा कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू होगा वो हमारा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर रहा होगा। तो इससे पिछला सेक्शन 120 था, वो नॉर्मल का था। सेक्शन नंबर याद रखने आपने। हमने क्या करने हैं, हमने जो है बस इनके नाम याद रखने हैं, सेक्शन नंबर्स वगैरह हमें याद करने की जरूरत नहीं है। जो सेक्शन नंबर 120 था, 120 था हमारा नॉर्मल असेसमेंट के मुतालिक। 121 जो है ये मेरा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के मुतालिक है। क्या होती है, किस तरह से होती है। 4 नंबर का इसमें से सवाल एक्सपेक्टेड है, मतलब अगर आप पास पेपर में जाएंगे तो आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या हो रही होती है और कैसे होती है। सबसे पहले तो आपको एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ जाएगा कि जी एनलिस्ट the circumstances for best जजमेंट असेसमेंट। ये 4 नंबर का सवाल आपको पेपर में एज इट इज आ सकता है। बताएं वो सर्कमस्टांसेस जिसमें कमिश्नर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर रहा है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या है कि कमिश्नर जो है अवेलेबल रिकॉर्ड्स की बेसिस के ऊपर, जो उसके सामने मौजूद हैं, जो उसके सामने गिवन है, वो खुद कहता है कि यार हमारे ख्याल से आपकी इनकम जो है इतनी बन रही है, उसके ऊपर टैक्स इतना बन रहा है। तो वो हमारे हिसाब से, अपने हिसाब से क्या कर रहा होता है, ये कैलकुलेट करके दे रहा होता है। तो ये कमिश्नर कर रहा है। अब कमिश्नर ये जजमेंट कब देगा, कमिश्नर ये कारस्तानी कब करेगा? हर वक्त करेगा? द आंसर इज नो। रिमेंबर, अगर कमिश्नर ने नोटिस इशू किया, आप उसका रिस्पॉन्ड नहीं करते। अगर कमिश्नर ने नोटिस इशू किया है, आप उसका रिस्पॉन्ड जो है नहीं करते। नंबर 2, अगर उसने कहा था कि आपने रिटर्न जमा करवानी है, आप रिटर्न जमा नहीं करवाते। उसने कहा था वेल स्टेटमेंट फाइल करनी है, आप वेल स्टेटमेंट फाइल नहीं करते। उसने कहा था कि आपका ऑडिट हो रहा है या हम आपकी जांच पड़ताल कर रहे हैं या जो स्पेशल ऑडिट पैनल इसके सामने ये अकाउंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स, ये रिकॉर्ड्स लेके आने हैं, आप नहीं लेके आते। फिर वो क्या करेगा? अगर ये सिचुएशंस होती हैं, फिर वो क्या करेगा? वो आपको कहेगा कि भाईजान अब हम क्या करेंगे, आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो है वो करने लगे हैं। फिर क्या करेगा? फिर वो आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा। इज दैट क्लियर? तो कौन से फैक्टर्स हैं? रिटर्न जमा नहीं करवाई, जिस सेक्शंस का नोटिस था उसका रिस्पॉन्ड नहीं किया, वेल स्टेटमेंट जमा नहीं कराई, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो जमा करवाए। फिर वो क्या करेगा? आपकी ये जमा करवाएगा। फॉर एग्जांपल, मिस्टर घड़ी है एक, मिस्टर घड़ी ने घड़ी अपनी बेच दी और घड़ी बेचने के बाद उसको गेन हुआ मिस्टर घड़ी को 28 मिलियन का। मिस्टर घड़ी ने घड़ी बेची, घड़ी बेचने के बाद उसको घड़ी में कितना गेन हुआ? 28 मिलियन का। इससे कहा था ये घड़ी है, गेन होता है। कैपिटल गेन में पढ़ के आए हैं या पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे कि अगर हम आप इतने अपने वैल्यूएबल एसेट्स वगैरह बेचते हैं तो उनके ऊपर हमें टैक्स पे करना होता है। इसको नोटिस इशू किया गया सेक्शन 114 के मुताबिक कि आपने अपनी रिटर्न जमा करवानी है। मिस्टर घड़ी को नोटिस दे दिया कि अपनी रिटर्न जमा करवाओ और उस रिटर्न में अपनी ये इनकम जो है वो बताओ कि ये इनकम कैसे आई है। अब इसको नोटिस दिया रिटर्न जमा करवाने का, नोटिस में टाइम लिमिट होगी 30 दिनों की, कि 30 दिनों में क्या करना है, मिस्टर घड़ी ने जाकर रिटर्न जमा करवानी है।
और अपनी इनकम का सबूत देने। अगर मिस्टर घड़ी इस नोटिस की कंप्लायंस कर दे, इनकम बता दे, उसके ऊपर टैक्स पे कर दे, कोई मसला तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई फड्डा तो नहीं। मिस्टर घड़ी ने जमा करवा दी, रिटर्न जमा करवा दी, इनकम बता दी, उसके ऊपर टैक्स भी जमा करवा दिया, मतलब नोटिस का रिप्लाई कर दिया। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, अब सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। अब वो अगर 30 दिन में जमा करवा दे फिर तो मसला नहीं है, लेकिन अगर ये 30 दिन चले जाएं और ये बंदा फेल हो जाए, नोटिस का रिस्पॉन्ड नहीं करे, ये बंदा फेल हो जाए और नोटिस का अगर ये बंदा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, अब कमिश्नर के पास क्या ये सूरत हाल है कि वो उसकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है? द आंसर इज यस। क्यों? इसको नोटिस दिया था कमिश्नर के कि ये तुम्हारा मैटर है, रिटर्न जमा कराओ, इसने रिटर्न जमा नहीं करवाई, तो अब कमिश्नर क्या करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन क्या देगा कि तुमने कंप्लाइंस नहीं की, अब मैं क्या करो, तुम्हारी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर रहा हूं, मेरे मुताबिक तुम्हारी ये इनकम है, इसके ऊपर ये टैक्स बनता है, शाबाश, ये इनकम और इसके ऊपर टैक्स जमा करवाओ आके। अगर तब भी नहीं जमा करवाएगा तो फिर क्या होगा? इसका ऑडिट वगैरह हो रहा होगा। तो आप अगर कंप्लायंस कर देंगे तो फिर तो कहानी खत्म। अगर कंप्लायंस नहीं करेंगे तो आपको क्या किया जाएगा? आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो है वो कर दी जाएगी। फिर जो कमिश्नर के पास अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स होंगे उसकी बेसिस के ऊपर क्या किया जाएगा? कमिश्नर जो है वो आपकी इनकम और आपका टैक्स असेस कर रहा होगा। अगर वो आपको, ये वाली चीज जरा ध्यान से समझिएगा, ये वाली चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली, अगर वो आपको नोटिस इशू करता है कि यार ये जैसे 28 करोड़ रुपया जो है तुमने जमा नहीं करवाया, इसके बारे में बताओ, और आप भाग के जाके अपनी रिटर्न जो है वो जमा करवा देते हैं, वो जो आपने अपनी रिटर्न रिवाइज कर दी है इस बेसिस के ऊपर, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज अब आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो रही है, अब कहानी उसके आगे ही चल रही होगी। तो ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है, इसके मुतालिक क्या किया जा रहा होता है, हम इसको लेकर चल रहे होते हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि सर्कमस्टांसेस क्या है। रिमेंबर, सर्कमस्टांसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कमस्टांसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपने याद रखनी है। 4 नंबर का सवाल है और ये मुश्किल है 4 नंबर याद करना कि ये सर्कमस्टांसेस में हम क्या कर रहे होंगे, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर रहे होंगे। समझ आ गई? उसके बाद ये जो ऑर्डर दिया जाएगा, इस ऑर्डर के कंपोनेंट्स क्या होंगे, इसमें से भी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ सकता है 4 से 5 नंबर का, कि बताएं जो बेस्ट होगा जी, जो बेस्ट जजमेंट ऑर्डर है उसके कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए। तो जैसे कमिश्नर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा, वो जो असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा उसमें ये कुछ लिखा होगा कि आपके टैक्सेबल इनकम ये है, आपका टैक्स ड्यू ये है, इतनी अगर कोई टैक्स पे किया हुआ है वो, ये सब कुछ मतलब इनकम, अमाउंट ऑफ टैक्स जो टैक्स पेड है वो, और अगर इस ऑर्डर के खिलाफ कोई अपील करनी है किस डेट तक, किस टाइम तक, किसके खिलाफ अपील कर सकते हो, ये सब कुछ लिखा जाएगा। तो 3 नंबर का सवाल आपको आ सकता है कि कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर क्या होंगे, टैक्सेबल इनकम, टैक्स ड्यू, टैक्स पेड और मेथड अगेंस्ट अपील, ये सब कुछ जो है वो इसमें मेंशन होगा। क्लियर है ये पॉइंट? उसके बाद है कि अब क्या कमिश्नर का जब दिल चाहे वो बेस्ट जजमेंट कर सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम जो है वो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है कि कब तक, कितने अरसे तक बेस्ट जजमेंट हो सकती है। रिमेंबर,
किसी भी टैक्स ईयर की अगर आपने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करनी है तो आप अगले 6 सालों तक ही कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जाम्पल टैक्स ईयर 2019 है, अगर आपने इसकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करनी है तो आपके पास टाइम है 6 साल तक का, मतलब 2020, 21, 22, 23, 24, 25। आप 2025 तक क्या कर सकते हैं, इसकी बेस्ट जजमेंट कर सकते हैं। मतलब 2025 में भी आप अगले बंदे को ऑर्डर दे सकते हैं कि यार तुम्हारी 2000 की इनकम में ये एक चीज थी, निकाल के लेके आओ। आप 2023 में भी कह सकते हैं तुम्हारी 2019 की ये इनकम थी, निकाल के लेके आओ। लेकिन अगर 2028 आए, क्या 2028 में आप उस बंदे से 2019 की इनकम की बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करवा सकते हो? द आंसर इज नो, हम उससे नहीं करवा सकते। अच्छा, उसके बाद अगर किसी भी टैक्स पेयर ने पिछले 5 सालों में कोई रिटर्न जमा नहीं करवाई तो कमिश्नर के पास ऑप्शन होता है कि वो पिछले 10 सालों में से किसी भी रिटर्न की बेस्ट जजमेंट वगैरह कर सकता है। इस केस में जो बेस्ट जजमेंट वगैरह कर रहा होगा, रिमेंबर, वो बेस्ट जजमेंट ऑर्डर 2 साल के अंदर अंदर क्या करना है, उसने पास करना है जिस साल से वो रिलेट कर रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है उसने अपने पिछले 5 साल में रिटर्न जमा नहीं करवाई हुई थी, तो वो बंदा स्टैंड कर रहा है 2023 में। इसने पिछले 5 सालों में अपनी रिटर्न्स वगैरह अगर जमा नहीं करवाई तो अब कमिश्नर के पास पावर है कि वो पिछले 10 सालों में से किसी भी ईयर की बेस्ट जजमेंट कर सकता है। इसकी 2015 की इन्होंने इनकम पकड़ी, अब 2015 की इनकम रिटर्न खोली, उसमें इस बंदे ने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो सबमिट नहीं करवाई हुई थी, इसने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई थी। अब क्या पहली बात है इसकी बेस्ट स्टेटमेंट सस्पेंड हो सकती है? द आंसर इज यस। लेकिन अब कब तक हो सकती है? रिमेंबर, 2 साल तक। मतलब जब लग गया पता कि जमा नहीं करवाई, 23 में नोटिस देंगे, 24-25 तक 2 साल है, इसकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करके इसका नोटिस जो है वो दिया जा सकता है। गॉट इट? तो ये हमारा बेस्ट जजमेंट का टाइम फ्रेम था जो हमें यहाँ पे सारा क्लियर होता है। मैं एक ट्री ड्रॉ करता हूँ। इस ट्री का ना प्रोसेस आपने समझना है। हम इसे कहते हैं कि हम एक स्कीमेटिक डायग्राम इसके बनाते हैं। क्या टैक्स पेयर ने रिटर्न जमा करवाई है? पहला सवाल है। इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, यस और नो। ठीक है, अगर उसने रिटर्न जमा करवाई है, सेकंड क्वेश्चन है क्या वो रिटर्न जो है वो कंप्लीट थी या नहीं थी। इसकी भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, नो, यस। अगर वो कंप्लीट नहीं थी, अगर वो कंप्लीट नहीं थी तो कमिश्नर विल इशू नोटिस रिगार्डिंग डेफिशिएंसी। जो कमिश्नर है वो क्या करेगा, वो उसको डेफिशिएंसी से मुतालिक जो है वो नोटिस इशू कर देगा। नोटिस इशू हो गया, टैक्स पेयर कंप्लाई कर दे, टैक्स पेयर कंप्लाई नहीं करे। टैक्स पेयर कंप्लाई कर देगा
वैलिड रिटर्न कहलाएगी। टैक्स पेयर कंप्लाई नहीं करेगा, इनवैलिड रिटर्न कहलाएगी। ठीक है, अब ये तो था कहानी, सब कुछ ठीक ठीक चला, अच्छी कहानी थी। अब अगर वो बंदा रिटर्न फाइल नहीं करता, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जो है इशू करेगा नोटिस अंडर सेक्शन 114 के जी रिटर्न जमा कराओ। नोटिस आ गया, कंप्लाई कर देता है, कंप्लायंस नहीं करता। और ये जो नोटिस नॉर्मली इशू किया जाता है इसमें 30 दिन का टाइम दिया जाता है। अगर उसको नोटिस हुआ, उससे नोटिस जमा करवा दिया, उसके रिस्पॉन्स में रिटर्न जमा करवा दिया, तो उसका असेसमेंट ऑर्डर जो है वो इशू हो जाएगा। ये है जी ऑल इज वेल। ये कहानी कौन सी है? ऑल इज वेल की। अगर नोटिस इशू हुआ और टैक्स पेयर ने रिटर्न जमा नहीं करवाई, देन क्या होगा? वो सेक्शन 121 के मुताबिक जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन होगी इसकी क्या कर देगा? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो है वो कर देगा। उसको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर जो है वो पास कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपने रिटर्न कंप्लीट जमा करवाई है, बिल्कुल मुकम्मल रिटर्न थी, कोई डेफिशिएंसी वगैरह कुछ नहीं थी, लेकिन असेसमेंट हुई आपकी, आपको कहा गया डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स जमा करवा दो, आप सबमिट करवा दें। ओके, कहानी है ऑल इज वेल की। अगर आप ये सबमिट नहीं करवाएंगे फिर भी क्या हो जाएगी? आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाएगी। तो ये जो आपके सामने प्रॉपर स्कीमेटिक डायग्राम बनी हुई है ना, ये आपको बस इतनी कहानी चाहिए कि किस तरह से बेस्ट जजमेंट असेसमेंट और किस तरह से नॉर्मल असेसमेंट जो है वो हमारी मूव हो रही है। ये ट्री समझ आ गया? ट्री याद हो जाएगा। इस ट्री का ना स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिएगा, अपने पास सेव कर लीजिएगा। आप सिर्फ इस ट्री को जाके ना बाद में आप अपनी किताब सामने रख लें, आप किताब सामने रख के इस ट्री को सॉल्व करने बैठे, आपके लिए ये जो है ये बड़ा इजीली हो जाएगा।